नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र आप लोगों के बीच में आज पुनः उपस्थित हूँ। आज हम राष्ट्रपति की क्लास 3 पार्ट 3 लेके आए हैं दोस्तों, जिसमें हम आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारे अनुच्छेद 61 के अनुसार उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग है क्या? पहली बात तो यह है, जो राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है उसके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है कि उसको पद से कैसे हटाया जाए। तो उसके लिए एक वो होती है कानून, यह एक व्यवस्था है कि जिसको राष्ट्रपति पर महाभियोग बोला जाता है। तो देखिए दोस्तों, क्या हम पढ़ने जा रहे हैं आज? राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग। मैंने आपको बताया था उस दिन कि राष्ट्रपति को 5 साल कार्यकाल इनका होता है जो नहीं हटाया जा सकता, लेकिन महाभियोग के द्वारा उनको हटाया जा सकता है, या फिर वो कुछ बीमारी वगैरह हो तो यह अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन मिलेगा। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 61 में, संविधान के अनुच्छेद 61 में इसका आपको वर्णन मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जाता है। मैंने आपको बताया है, यही चीज़ है। और महाभियोग के जो आरोप होते हैं वह संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। इन आरोपों पर 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर, जो भी सदन, जो जैसे कि एक संसद के किसी भी सदन से आरोप लगाया गया है कि क्या यह संविधान का उल्लंघन कर रहा है राष्ट्रपति, तो उसके लिए आपको जिस सदन से आरोप लगाए गए हैं उस सदन से 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है। और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना, 14 दिन का क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना चाहिए, तब जाके राष्ट्रपति के लिए यह आरोप होंगे। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि महाभियोग जो होता है, महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत के साथ में पारित होने के पश्चात, जब 2/3 बहुमत के साथ में जिस सदन में, जैसे कि जिस भी सदन से उन्होंने किसी एक सदन, 2 सदन होते हैं राज्यसभा और लोकसभा, किसी एक सदन से या राज्यसभा से या लोकसभा से, जिस भी सदन से वह उन्होंने महाभियोग लगाया है, तो उस सदन का पहली बात तो 1/4 सदस्यों का, जितने माना कि 100 सदस्य हैं तो 100 सदस्यों के 1/4 हो जाएंगे 25 सदस्य। तो 25 सदस्य लोगों के हस्ताक्षर होना पहली बात तो जरूरी हो जाएगा दोस्तों। फिर 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा किसको? राष्ट्रपति को, कि हम आप पर महाभियोग लगा रहे हैं, आपके ऊपर ये महाभियोग के लिए आपने संविधान का ये उल्लंघन किए हैं। फिर जिस सदन से या राज्यसभा या लोकसभा, जिस भी सदन से आरोप लगाया गया है, उसी सदन में 2/3 बहुमत के साथ में उसको पारित होना चाहिए। और पारित होने के पश्चात में यदि राज्यसभा में लगाया गया है तो 2/3 बहुमत के साथ में पारित होने के पश्चात वह कहाँ भेजा जाएगा? लोकसभा में, यानी कि दूसरे सदन में। वहाँ दूसरे सदन में जब भेजा जाता है दोस्तों, तो वह केवल और केवल इसलिए भेजा जाता है कि उसकी जांच की जाए, यह सत्य है या फिर इन लोगों ने ऐसे ही महाभियोग लगाया है। तो जब वह दूसरा सदन उसकी जांच करता है और सही पाता है, तो वहाँ पर भी 2/3 बहुमत के साथ में वहाँ पर पारित करना होता है। और जब तो राष्ट्रपति फिर बाद में यदि वहाँ पर महाभियोग 2/3 बहुमत के साथ में पारित हो जाता है, तो फिर वहाँ पर उस प्रस्ताव पारित होने की तिथि से ही राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होगा। यह दोस्तों महाभियोग है। अब इसके कुछ और पॉइंट होते हैं, इसके पहले हम आपको इसकी डिटेल बता दे रहे हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं अनुच्छेद 61 के तहत लगाते हैं। और पहला पॉइंट जो आपका रहेगा वह यह रहेगा कि किसी संसद के किसी भी सदन से, पहली बात तो यह जो है इसका परिचय आपको बता चुके हैं हम कि संविधान का उल्लंघन करने पर इसको लगाया जाता है यदि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन होता है। और पहला पॉइंट जो रहेगा, यह संसद के किसी भी सदन से, संसद के किसी भी सदन से महाभियोग
लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यह तो हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा कि जिस संसद के जिस सदन से, यानी कि संसद के जिस सदन से आरोप लगाया जाएगा, महाभियोग का आरोप, महाभियोग या फिर महाभियोग लगा दिया जाता है, सीधा सीधा महाभियोग लगाया जाता है, तो दोस्तों वहाँ से 1/4 जो सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, हस्ताक्षर अनिवार्य है। और दोस्तों एक चीज़ और इसी में फैक्ट, यदि यह हस्ताक्षर हो जाते हैं तो राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना होगा कि हम आप पर महाभियोग लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर इसका जो तीसरा पॉइंट बनेगा आपका, उसमें यह बनेगा कि जिस सदन से लगाया गया है महाभियोग, महाभियोग लगाने वाले सदन, महाभियोग लगाने वाले सदन से 2/3 बहुमत, यानी कि 2/3 से तात्पर्य यदि आपके 30 हैं तो 30 का 2/3 निकालना पड़ेगा। 3 धाम 30, 10 दूनी 20 लोगों का बहुमत से यह पारित होना चाहिए कि यह महाभियोग सही है या फिर नहीं है। किसी एक के लगाने से महाभियोग नहीं लग जाएगा। हमारे महामहिम राष्ट्रपति जो होते हैं और भारत का प्रथम नागरिक होता है और हमारी सेनाओं के प्रमुख होते हैं दोस्तों। तो ऐसा नहीं है आप सोचें कि वह एक मंत्री या एक कोई सदस्य राज्यसभा या लोकसभा का लगा दे कि हमें यह राष्ट्रपति पसंद नहीं है तो हम महाभियोग लगा दें, ऐसा नहीं होगा। कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चाहिए समझ लीजिए आप, चाहिए लिखा है। फिर तीसरा जो पॉइंट बनेगा हमारा, चौथा बनेगा, यह तीसरा हो गया। चौथा जो बनेगा वह यह बनेगा, यदि इससे 2/3 से पारित हो गया है तो फिर दूसरे सदन में यह प्रस्ताव भेजा जाएगा, जो कि इसलिए इस प्रस्ताव की जांच करें और जांच करने पर सही पाए जाने पर, हमने आपको बताया है कि यदि दूसरे सदन में जांच करने पर यदि वह सही पाया जाता है तो सही पाए जाने पर दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। और यदि प्रस्ताव पारित हो गया है दोस्तों तो फिर उस प्रस्ताव पारित की तिथि से राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना होगा।
यह दोस्तों आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग समझ लीजिए। मैंने जो बताया है कि राष्ट्र संसद के किसी भी सदन से तात्पर्य किसी एक सदन से महाभियोग लगाया जा सकता है, और संसद के जिस सदन से महाभियोग लगाया जाता है उससे 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। और यदि राष्ट्रपति 14 और अगर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, 14 दिन का। और महाभियोग लगाने वाली सदन से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। और दूसरे सदन में भी यह प्रस्ताव भेजा जाएगा, जो कि किस लिए भेजा जाता है, जांच के लिए। अगर जांच सही पाए जाने पर वो दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत के साथ में प्रस्ताव पारित होना चाहिए। प्रस्ताव पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति को उनके पद से या उसके पद से हटाना होगा दोस्तों। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, फिर इसको हटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको यदि आप भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसको मत भूलें, क्योंकि महाभियोग का बहुत आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। अभी कुछ दिनों के बाद में आपको एक इसी राष्ट्रपति के टॉपिक का जैसे ही ख़त्म होता है नेक्स्ट क्लास के बाद में, तो आपको एक क्विज लगाने को पीपीटी के माध्यम से दोस्तों मिलेगा, जिसको आप लोग देखेंगे कि हम देखते हैं आप लोग कितना सही कर पाते हैं या कितना गलत कर पाते हैं। यदि आप लोगों के सही नहीं जा रहे हैं आंसर, मतलब कि आपने क्लास को सही ढंग से नहीं देखा है। दोस्तों देखते हैं अब हमने जो राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा भी की थी, उसके पॉइंट्स बताए थे। तो राष्ट्रपति का महाभियोग की जो इस प्रकार जो होता है, क्या होता है, जो महाभियोग की प्रक्रिया है संसद की, वह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। पहली बात तो आप लोग यह याद कर लीजिए कि महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वह क्या होती है, अर्ध न्यायिक है, यानी कि इसमें कुछ न्यायालय वाला काम नहीं है, अर्ध न्यायिक है। और दूसरी चीज़, इसमें 2 पॉइंट होते हैं जिनको याद करना बहुत ही आवश्यक है। तो महाभियोग की व्यवस्था जो है, महाभियोग प्रक्रिया क्या है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अब दोस्तों इसके 2 पॉइंट होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, जिनको हम आपको बताते हैं। जैसे कि संसद के दोनों सदनों की जो नामांकित सदस्य, यानी कि नामांकित से तात्पर्य दोस्तों निर्वाचित और मनोनीत, दोनों संसद के या तो राज्यसभा के हों या लोकसभा के, दोनों ही सदस्य होंगे जो आपके नामांकित होते हैं। जितने भी संसद के सदस्य होंगे राज्यसभा और लोकसभा के, वह सारे के सारे लोग महाभियोग में भाग ले सकते हैं। और दोस्तों इस महाभियोग में कौन कौन भाग ले सकते हैं और कौन नहीं ले सकते, राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो हमें राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पुदुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य हैं, इस महाभियोग में प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकते हैं, वो नहीं लेते हैं। कौन कौन नहीं लेते, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इन्होंने क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया था इसलिए नहीं ले सकते। और दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों ने भी लिया था, तो वो भी भाग नहीं ले सकते। और यहाँ पर दोस्तों जिसने महाराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था, जिसने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था, वह भाग नहीं ले सकते, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पुदुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य। और एक चीज़ और है, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। तो हम दूसरा 2 पॉइंट बताते हैं आपको। पहला पॉइंट जो रहेगा कि संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लिया था, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लिया था, ये लोग इसमें
महाभियोग की प्रक्रिया में क्या करते हैं दोस्तों, महाभियोग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। यह लोग यह महाभियोग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, महाभियोग में भाग ले सकते हैं। और जो दूसरा पॉइंट रहेगा वह दोस्तों क्या रहेगा, वह यह रहेगा कि हमारे जो राज्य थे, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य व तथा दिल्ली और पुदुचेरी के केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य इस महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकते हैं। कौन कौन नहीं ले सकते, राज्य विधानसभा के, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दोस्तों कौन, दिल्ली व पुदुचेरी, दिल्ली व पुदुचेरी केंद्र शासित, दिल्ली व पुदुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के, यह क्योंकि केंद्र शासित हैं आपके, केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के, केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकते हैं, महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकते हैं, भाग नहीं ले सकते हैं। और एक और चीज़ पॉइंट है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट के रूप में लिख सकते हैं। क्या पॉइंट है कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, नहीं लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाभियोग की प्रक्रिया जो आपको बता दिया है, महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। संसद के दोनों सदनों की नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लिया था या महाभियोग में भाग ले सकते हैं, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य व दिल्ली व पुदुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए, आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और दोस्तों कॉपी पेन लेकर के नोट्स जरूर बनाते चलें, नोट्स नहीं बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी जो आपके सामने कुछ दिनों 1 से 2 दिन के बाद में आपको क्विज मिलेगा, और क्विज के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। जो आपने पढ़ा होगा वो उसी व्यक्ति से क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे, इसलिए दोस्तों बता रहे हैं। और राष्ट्रपति के पद की रिक्तता के बारे में बताते हैं दोस्तों। क्या होता है, राष्ट्रपति का पद जो निम्न प्रकार से रिक्त हो सकता है। कैसे कैसे रिक्त होता है, देखो कैसे होता है। 5 वर्ष का जब कार्यकाल उसका पूर्ण हो जाता है, या तो तब रिक्त होता है, या तो राष्ट्रपति के पद की रिक्तता के बारे में बताते हैं दोस्तों। आपको हेडिंग हमारी क्या रहेगी, राष्ट्रपति के पद की रिक्तता के कारण, रिक्तता के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, इनके बारे में आपको चर्चा करनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति के पद की रिक्तता के बारे में चर्चा करनी है। चलिए देखते हैं। 5 वर्षीय कार्यकाल जब समाप्त हो जाए तब हो सकता है एक बात तो। दूसरी चीज़,
यदि वह 5 वर्ष के बीच में ही, कार्यकाल के बीच में ही उनको अपना त्यागपत्र देना हो तो किसको देता है दोस्तों? यह आपको मैंने कल बताया था, उपराष्ट्रपति को देता है अपना त्यागपत्र। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। और महाभियोग की प्रक्रिया, जो हमने आपको महाभियोग कितनी देर से पढ़ा रहे हैं, तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भी पद से हटाने पर उसका पद खाली हो जाएगा। या फिर कोई राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, जैसे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की हो गई थी और बीच में उनकी भी हो गई थी दोस्तों, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे ख़त्म हो गए थे और उनका पद हिदायतुल्लाह जी ने संभाला था, तो इस प्रकार से भी हो जाता। या फिर अन्यथा जैसे यदि वह पद ग्रहण करने के पूर्व ही अर्हक ना हो तो निर्वाचन अवैध घोषित हो जाता है, तो भी पद खाली हो जाता है। यदि पता चला कि वो 35 साल की उम्र पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 35 साल की उम्र चाहिए होती है, या फिर लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य ना हो, यह सब उनके पास में यदि अर्हताएं या योग्यताएं ना होंगी और वह बाद में जब राष्ट्रपति की पद ग्रहण कर लेते हैं और उसके लिए पद ग्रहण करने के टाइम पे वह इसके योग्य नहीं पाए जाते, तो उनका निर्वाचन क्या हो जाता है? अवैध घोषित हो जाता है। और दोस्तों, यदि पद रिक्त होने का कारण उसके कार्यकाल का समाप्त होना हो तो उस पद को भरने हेतु कार्यकाल पूर्ण करने के लिए पूर्व नया चुनाव कराना चाहिए। और दोस्तों, अगर चुनाव में देरी होती है तो वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे, चाहे वह कार्यकाल पूरा होने पर भी। यदि उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा भी हो गया है फिर भी वह बने रहेंगे जब तक कि नए राष्ट्रपति पद ग्रहण ना कर लें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम आगे। दोस्तों, हमने बताया आपको राष्ट्रपति के पद की रिक्तता के कारण। इनके रिक्तता के कारण क्या हो जाते हैं हमने बताया है आपको, या तो वह 5 साल का कार्यकाल पूर्ण कर ले, या फिर उसको महाभियोग के द्वारा हटाया गया हो, या फिर त्यागपत्र देने पर, या फिर उसकी मृत्यु हो गई हो राष्ट्रपति की, या फिर अन्यथा किसी कारण से उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो गया हो, तो हो सकते हैं दोस्तों। जैसे कि पहला हमने आपको बताया है, क्या बताया है? कार्यकाल पूर्ण होने पर 5 वर्ष का कार्यकाल, सॉरी दोस्तों, इनका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर पद रिक्त हो जाएगा। कार्यकाल पूर्ण होने पर यह, क्योंकि 5 साल का जब कार्यकाल हो जाएगा तो पद खाली हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट जो रहेगा उसमें रहेगा यदि मृत्यु हो जाती है, या फिर मृत्यु होने पर, यदि महामहिम राष्ट्रपति कोई भी हैं वर्तमान में तो उनकी यदि मृत्यु हो जाती है, जिस समय चल रहा है, जैसे जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई थी, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन मृत्यु होने पर एक यह हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाता है? यदि उन्होंने अपने कार्यकाल के समय में त्यागपत्र दे दिया हो, त्यागपत्र देने पर, जो कि उपराष्ट्रपति जी को देते हैं त्यागपत्र देने पर। और या फिर दोस्तों चौथा क्या हो जाएगा? महाभियोग लगाने पर, जो अभी हमने आपको बताया, इतनी देर से बता रहे थे। महाभियोग लगने पर, महाभियोग लगने से पद से, महाभियोग लगने पर पद से हटाए जाने पर, पद से हटने पर या हटाए जाने पर, हटाए जाने पर। और दोस्तों यह हो जाएगा कि यह मतलब कि निर्वाचन हेतु योग्य न होने पर, निर्वाचन हेतु अर्हक या योग्य, दोस्तों अर्हक या योग्य होगा, इसका तात्पर्य योग्य होता है, यानी कि दोस्तों क्वालिफिकेशन जो चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है वह न पूर्ण होने पर, अर्हक या योग्य ना होने पर तो क्या हो जाएगा? उनका निर्वाचन अवैध माना जाएगा, निर्वाचन अवैध हो जाएगा, निर्वाचन अवैध हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। और दोस्तों यदि उनका 5 साल का कार्यकाल पूर्ण होने की स्थिति में आ चुका है, 5 साल का कार्यकाल पूर्ण होने वाला, जैसे महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल जो है 2017 से कब तक चलेगा? 5 साल में 2022 तक। तो यदि 22 आ गई है आपकी 2022 और कार्यकाल समाप्त होने वाला है, तो उसकी 6 महीने पूर्व दोस्तों चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है और 6 महीने के अंदर पूरा चुनाव होना जरूरी है, तब आपके राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति पदभार ग्रहण कर पाते हैं।
और इस प्रक्रिया में यदि थोड़ा बहुत टाइम हो जाता है, यदि एक्स्ट्रा कि टाइम हो सकता है 1-2 महीने बाद में रिजल्ट आए और वो पद ग्रहण कर पाएँ, तो उस जो 1-2 महीने जो बचेंगे उनमें जो वर्तमान राष्ट्रपति रहेंगे, जैसे कि अभी रामनाथ कोविंद जी हैं, तो वह अपने पद पर बने रहेंगे। 5 वर्ष पूर्ण होने की स्थिति में भी वह पद पर बने रहेंगे। इस स्थिति में ये नहीं होगा दोस्तों कि आप सोचें कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य करने लगें, तो यह नहीं होता है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो यह क्या है, एक पॉइंट यह है आपका कि नोट क्या रहेगा, कार्यकाल पूर्ण होने पर, कार्यकाल पूर्ण होने की स्थिति में, पूर्ण होने की स्थिति में क्या होता है दोस्तों, स्थिति में 6 महीने के अंदर, 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर निर्वाचन या चुनाव, निर्वाचन कराना होगा। और दोस्तों अन्यथा यदि, इसमें एक और फैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यदि चुनाव प्रक्रिया, यदि चुनाव में देरी होती है तो वर्तमान राष्ट्रपति, जो उस टाइम पे वर्तमान रहेंगे, वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। अपने पद पर क्या होगा दोस्तों, बने रहेंगे, चाहे 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया हो। इस स्थिति में दोस्तों हो गया हो, इस स्थिति में उपराष्ट्रपति आपके कार्यवाहक के रूप में कार्य नहीं करते हैं। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में निर्वहन नहीं करते हैं, निर्वहन नहीं करते हैं। यह दोस्तों आप लोग समझ लीजिए, बहुत ही मोस्ट फैक्ट है। एक आपका यहाँ से निकल जाएगा फैक्ट, दूसरा यहाँ से निकल गया और तीसरा यह निकल गया है कि 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाएगा तो भी रिक्त हो जाता है, मृत्यु हो जाएगी तो रिक्त हो जाएगा, यदि त्यागपत्र दे दिया है तो भी रिक्त हो जाएगा, या फिर महाभियोग लगने पर भी रिक्त हो जाएगा दोस्तों, और पद से हटाए जाने पर, या फिर निर्वाचन हेतु अर्हक न पाए जाने पर, या फिर योग्य न पाए जाने पर उनका निर्वाचन अवैध हो जाएगा। और दूसरा में यहाँ पर नोट क्या रहेगा, कार्यकाल पूर्ण होने की स्थिति में 6 माह के अंदर निर्वाचन कराया जाना चाहिए। यदि चुनाव में देरी होती है तो वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे, चाहे 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया हो। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में निर्वहन नहीं करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे समझ ली, यह बहुत ही फैक्ट हैं, क्योंकि आपके सीधे पेपर में पूछे जाते हैं यह फैक्ट। और इसके कुछ और स्थितियां होती हैं, जैसे कि आपका मृत्यु हुआ, त्यागपत्र हुआ, निष्कासन हुआ। इन स्थितियों में यदि मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र हो जाता है या निष्कासन हो जाता है राष्ट्रपति जी का, तब की स्थिति में दोस्तों कुछ और परिस्थितियां बनती हैं कि उस स्थिति में कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा दोस्तों, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो दोस्तों यदि ये स्थितियाँ आ जाती हैं कि पद रिक्त जब होता है, यदि ये उनकी मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दें वो, या फिर निष्कासन हो जाए, अन्यथा किसी भी कारण से उनका पद रिक्त होता है, तो नए राष्ट्रपति का जब तक चुनाव नहीं हो जाता है, नए राष्ट्रपति का चुनाव पहली बात तो कब होता है, हमने बताया आपको 6 माह के भीतर होना चाहिए, कराया जाना चाहिए, जिसका आपको विवरण रिक्त पूर्ण करने की स्थिति जो होती है वह अनुच्छेद 62 में कहा गया है कि आपको रिक्त पूर्ण करना है 6 माह के अंदर। और नया राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। जब वह जो हमने आपको नीचे बताया था कि यदि जब कार्यकाल पूर्ण हो जाता है और यदि 1-2 महीने एक्स्ट्रा भी हो जाता है चुनाव प्रक्रिया में,
तो जब नए राष्ट्रपति अपने पद का ग्रहण करते हैं, अपनी पद की शपथ लेते हैं कि मैं श्रद्धापूर्वक अपने राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, ये सब प्रक्रियाएं करते हैं, तो वो फिर बाद में उस तिथि से जब वह शपथ लेते हैं तब से 5 वर्ष के लिए वह अपने पद पर बने रहते हैं। ये नहीं होगा कि उनका कार्यकाल रामनाथ कोविंद जी का 2022 में जनवरी में ख़त्म हो रहा है तो फिर जनवरी से ही उनका माना जाएगा। जब तक यदि मार्च में नए पद ग्रहण करते हैं राष्ट्रपति जी, तो तभी से उनका 5 वर्ष का कार्यकाल माना जाएगा कि मार्च 2022 से ही उनकी शुरू होगी तिथि। और यदि पद रिक्त होने के कारण ये हो जाएंगे कि त्यागपत्र हो गया, मृत्यु हो गया, निष्कासन या अन्यथा किसी भी कारण से हो जाता है, तो इस स्थिति में एक काम और होता है दोस्तों, अगर मृत्यु हुई या त्यागपत्र दिया या निष्कासन या अन्यथा किसी भी कारण से, तो इस स्थिति में जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में होगा वह उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं, ना कि राष्ट्रपति। यदि मृत्यु हो जाएगी, त्यागपत्र हो जाएगा या फिर उनको निष्कासित अवैध घोषित कर दिया जाएगा। जो हमने आपको पॉइंट बताया था वह तब के लिए था यदि उनका 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है और तब पद रिक्त होता है तो वह वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन यदि उन्होंने दूसरा पॉइंट बताया था त्यागपत्र, मृत्यु या अवैध घोषित या महाभियोग वगैरह, तो इस निष्कासन से तात्पर्य महाभियोग वाली प्रक्रिया दोस्तों। यदि ये प्रक्रियाएं होती हैं तो फिर उस स्थिति में हमारे उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते रहेंगे। लेकिन अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है, किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। यह मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी बता रहे हैं। और इसके अतिरिक्त एक चीज़ और है दोस्तों, यदि वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थित है किस कारण से, यदि उनको बीमारी हो गई है या फिर कोई अन्य कारण है, घरेलू प्रॉब्लम हो गई, तो उन्होंने कुछ दिनों की छुट्टियां वगैरह ले ली, तो फिर इस स्थिति में भी आपके उपराष्ट्रपति जी होंगे, माननीय जो उपराष्ट्रपति अभी प्रेजेंट में वेंकैया नायडू जी हैं, तो वह वर्तमान में उस टाइम पे जो भी होंगे उपराष्ट्रपति, वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। यह अनुच्छेद 65 में कहा गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 62 है, जो अनुच्छेद 62 किस लिए है? रिक्त पद को भरने के, पूर्ण करने के लिए, रिक्त पद को पूर्ण करने के लिए, पूर्ण करने हेतु। ठीक है दोस्तों। और यदि इस स्थिति में हमने आपको एक पॉइंट बता दे रहे हैं सीधा सीधा शॉर्ट में, यदि मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन या फिर कोई भी कारण हो सकता है दोस्तों। यह 3-4 कारण है, त्यागपत्र, निष्कासन या अन्य कारण, कोई भी है, अन्य कारण से रिक्त होने पर क्या होगा दोस्तों? उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में निर्वहन करेंगे। ठीक है दोस्तों, कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे, निर्वहन करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक कि नए राष्ट्रपति हमारे पद ग्रहण नहीं कर लेते तब तक करेंगे। वह वैसे भी 6 माह के अंदर तो होता ही है ऐसा, 6 माह के अंदर आपकी चुनाव प्रक्रिया हो जाएगी, तब तक ये चलते रहेंगे। और खुदा न खास्ता कुछ देर हो जाती है तब तक भी यह चलते रहेंगे। फिर दूसरा पॉइंट जो हो जाता है, यदि यही पॉइंट है मृत्यु, त्यागपत्र और निष्कासन, यहाँ पर सॉरी दोस्तों, निष्कासन या अन्य कारण से है। यहाँ पर मैं ये तो हमने आपको एक ही पॉइंट में बता दिया, सॉरी दोस्तों, यह जो बता दिया है, यह हम रिक्त करने की स्थिति बता दी है कि इस स्थिति में मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन या अन्य कारण से ये चारों प्रक्रियाएं होंगी तो अनुच्छेद 62 कहता है कि रिक्त पद को पूर्ण करने का। लेकिन इसी प्रक्रिया में यह उपराष्ट्रपति वाला फैक्ट भी आ जाएगा कि इसमें उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे। इसमें एक चीज़ और हो जाएगी, क्या हो जाएगी दोस्तों? थोड़ा सा मुँह साफ कर लिया जाए दोस्तों।
दोस्तों देखते हैं यहाँ पर जो रिक्त पूर्ण करने का रिक्त पद है जो किसका है, यह राष्ट्रपति पद है, राष्ट्रपति जी का है। राष्ट्रपति, यहाँ पर दोस्तों आपका जो अनुच्छेद 62 कहता है, किसके लिए कहता है, राष्ट्रपति पद को रिक्त पद को, राष्ट्रपति पद को रिक्त राष्ट्रपति पद को पूर्ण करने हेतु अनुच्छेद 62 में कहा गया है रिक्त राष्ट्रपति के पद के पूर्ण करने के लिए यह कहा गया है कि मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन या अन्य कोई भी कारण होंगे तो इस स्थिति में इस पद को रिक्त को पूर्ण करना होगा। तो दोस्तों और इसमें यह भी कहा गया कि यह स्थितियां जब होंगी कि मृत्यु होगी, त्यागपत्र या निष्कासन या अन्य कारण, तो इस स्थिति में उपराष्ट्रपति जी कार्यवाहक के रूप में निर्वहन करेंगे, यह कहा गया है दोस्तों। और दूसरी चीज़ क्या है, यह कही गई है कि इसके अतिरिक्त क्या कहा गया है कि यदि वर्तमान में राष्ट्रपति जी अनुपस्थित हैं, अनुपस्थिति के कारण क्या हो सकते हैं, माना कि अनुपस्थित हैं, तो कारण अनुपस्थिति के कारण क्या होंगे, या तो बीमारी हो जाएगी दोस्तों, बीमारी या अन्य कारण कोई भी है, घरेलू कारण भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस स्थिति में भी हमारे उपराष्ट्रपति जी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। यदि यानी कि इन कारण अनुपस्थिति के कारण में बीमारी या अन्य कारण हैं और वह कार्य करने में असमर्थ हैं, राष्ट्रपति पद के कार्य करने में क्या है, असमर्थ हैं, वह कह रहे हैं कि हम कार्य नहीं कर सकते हैं, असमर्थ हैं, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में निर्वहन करेंगे, यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। सीधा सीधा आपको ये इसी टाइप के फैक्ट मिल जाएंगे दोस्तों। अब एक और चीज़ कही गई है कि यदि माना कि अब हम बार बार उपराष्ट्रपति को ले रहे हैं और बाय द वे खुदा न खास्ता उपराष्ट्रपति ही नहीं है उस टाइम पे, फिर कौन कार्य निर्वहन करेगा। तो जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो, जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो इस स्थिति में कौन कार्य करेगा दोस्तों, इस स्थिति में क्या कौन कार्य करेगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के कौन करेंगे, मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा, अथवा वह भी यदि नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा। यदि यह नहीं है उपराष्ट्रपति तो भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है अभी दोस्तों, बोबड़े जी हैं वर्तमान में न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और यदि यह भी नहीं है यानी कि इनका भी पद रिक्त है तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे या निर्वहन करेंगे, वही चीज़ें दोस्तों करेंगे। यह जो आपको हमने बताया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है।
यदि आपके उपराष्ट्रपति, पहली बात तो यह थी कि यदि मृत्यु, निष्कासन या त्यागपत्र होता है, इस परिस्थिति में यदि पद रिक्त होता है तो हमारे उपराष्ट्रपति जी पर उसमें क्या करेंगे, कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे। और यदि मृत्यु यह चीज़ भी होती हैं कि यदि उनकी बीमार हो गए वह है, या अन्यथा कोई भी कारण हो सकता है घरेलू, और वह कार्य करने में असमर्थ हैं, तो भी हमारे उपराष्ट्रपति जी कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे। यह कब कहा गया है, यह कहा गया अनुच्छेद 65 में। कहाँ कहा गया है, यह कार्यवाहक के रूप में कार्य करने के लिए कहाँ कहा गया है, अनुच्छेद 65 में कहा गया है दोस्तों। अनुच्छेद 65 में कहा गया है उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में निर्वहन करेगा। और यदि उपराष्ट्रपति का पद ही रिक्त है तो फिर कौन करेगा, तो इस स्थिति में हमारे भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर उसका पद रिक्त होने पर उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा। और एक चीज़ और कही गई है दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति जैसे उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, और दोस्तों जो भी हैं उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश और कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है, यह समस्त शक्तियां जो होती हैं उनसे उन्मुक्ति होती हैं, उनको भी वह सभी पावर मिलती हैं जो राष्ट्रपति के पास में रहती हैं, कार्यवाहक के राष्ट्रपति के पास में। और संसद द्वारा निर्धारित सभी उपलब्धियां, वेतन व भत्ते जो हैं, विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। जो हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति का क्या है, राष्ट्रपति की आपको वेतन कल बता दी थी हमने, कितनी बताई थी, 5 लाख। और दोस्तों पेंशन वार्षिक, यह मासिक वेतन है, यह क्या है, मासिक वेतन है। और वार्षिक पेंशन, वार्षिक पेंशन कितनी बताई थी दोस्तों, 9 लाख रुपए। यह पर ईयर है, यानी प्रतिवर्ष, यह पर मंथ है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। कल हम जो आपको बताएंगे दोस्तों, हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। कल आपको राष्ट्रपति की जो शक्तियां रहेंगी वह कुछ इस प्रकार से रहेंगी, जैसे कि हमारी कार्यकारी शक्तियाँ हुई राष्ट्रपति जी की, विधायी शक्ति हुई, वित्तीय शक्ति हुई, न्यायिक शक्ति हुई। और यानी कि शक्तियों से तात्पर्य है कि कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ और वित्तीय शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ जो राष्ट्रपति शासन वगैरह लगता है, वित्तीय राष्ट्रपति शासन, वित्त राष्ट्रपति शासन, ये सब लगते हैं राष्ट्रीय साथ, तो ये सब हो जाएंगे आपकी शक्तियाँ। तो इनके बारे में कल हम आपको बताएंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही मोस्ट हैं। यह आपको हर एक पेपर में, प्रत्येक पेपर में सीधी सीधी शक्तियों की चर्चा आ जाती है, पूछी जाती हैं कि विधायी शक्तियाँ कौन सी होती हैं, वित्तीय शक्तियाँ कौन सी होती हैं, कार्यकारी शक्तियाँ कौन सी होती हैं, आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियों में अनुच्छेद कौन कौन से होते हैं और किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या आता है, जैसे कि 356 होता है, 360 होता है, 352 होता है, तो यह सब किसके तहत आती हैं और क्या क्या होती हैं, यह इनकी चर्चा कल करेंगे। यह स्पेशल क्लास आपकी केवल और केवल राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट्स ऑफ पावर्स, यह आपको कल पढ़ाई जाएंगी। प्रेसिडेंट की पावर्स कौन कौन सी होती हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है कल का वीडियो, तो देखते रहें। और आखिरी में आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे, जो नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जो पुराने वीडियो, यह हमारा पार्ट 3 है, कौन सा है दोस्तों, पार्ट 3 है यह हमारा, यह पार्ट 3 है इस वीडियो का राष्ट्रपति का। यह हम आपको एक वीडियो में भी बता सकते थे, लेकिन इसलिए पार्ट अलग अलग किए जा रहे हैं जिससे कि आपको फैक्ट वाइज और हर एक का विवरण दिया जा सके। दोस्तों सभी पार्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, यदि पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको भी देखिए दोस्तों, जिससे कि आपको बन जाए। और चलिए दोस्तों, आज के लिए क्लास यहीं, थैंक यू दोस्तों।